डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट 3 केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री के यूनिट 2 एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स पार्ट 2 प्रारंभिक क्वांटम यांत्रिकी भाग 2 का अध्ययन करेंगे। ये प्रारंभिक लेक्चर है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसलिए इसमें सबसे पहले हम इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य को देख लेते हैं। इस यूनिट के अंतर्गत हमको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। मुख्य रूप से मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग के दो क्वांटम मैकेनिकल अप्रोचेस, अवधारणाएं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से परिचित होना है। इनके बीच में क्या समानताएं हैं, असमानताएं हैं, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस और उनका अनुप्रयोग या एप्लीकेशन। साथ ही साथ एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन के क्राइटेरिया क्या क्या है, क्या क्या दिशाएं हैं। LCAO लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड के द्वारा मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू H2 प्लस मॉलिक्यूलर आयन, विशेष संदर्भ H2 प्लस मॉलिक्यूलर आयन के देखने हैं। तरंग फलन या वेव फंक्शन से हम एनर्जी या ऊर्जा का परिकलन कैसे कर सकते हैं। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग वेव फंक्शन, आबंदी एवं प्रति आबंदी तरंग फलन को हम किस प्रकार से भौतिक चित्र के द्वारा, फिजिकल पिक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट या अवधारणा, हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और उसका एप्लीकेशन, हाइब्रिडाइजेशन के पश्चात प्राप्त होने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रयुक्त एटॉमिक ऑर्बिटल के कोएफिशिएंट या गुणांक कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस यूनिट के कंप्लीट होने के पश्चात लर्निंग आउटकम क्या होनी चाहिए। स्टूडेंट शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ वेरियस क्वांटम मैकेनिकल अप्रोचेस। डिफरेंट क्वांटम मैकेनिकल अवधारणा से स्टूडेंट्स को परिचित होना चाहिए और साथ ही साथ इसका एप्लीकेशन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में करके साई और एनर्जी के एक्सप्रेशंस को प्राप्त करने योग्य होना है। साथ ही साथ हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रयुक्त एटॉमिक ऑर्बिटल के योगदान को कैलकुलेट करने आना चाहिए। इन सिद्धांतों को समझने के लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिक का नॉलेज होना बहुत आवश्यक है, जो कि यूनिट 1 में कवर किया गया है। आइए हम जल्दी से उन पॉइंट्स को समराइज कर लेते हैं। टू अंडरस्टैंड दीज approaches, one should know the basic concepts of or basics of quantum mechanics. So let us revise or recapitulate the basics. Basics of quantum mechanics. सबसे पहले क्वांटम मैकेनिक्स की आवश्यकता या विकास क्यों हुआ। इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स मेनली डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और प्लैंक क्वांटम थ्योरी पर आधारित है। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस या परिकल्पना के अनुसार कोई भी मैटर या द्रव्य ड्यूअल प्रॉपर्टी शो करता है, पार्टिकल एंड वेव, कण और तरंग दोनों जैसा व्यवहार रखता है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार कोई भी गतिशील सूक्ष्म कण की स्थिति, पोजीशन और मोमेंटम, संवेग एक ही साथ उतने ही निश्चितता के साथ हम कभी भी माप नहीं सकते हैं। साइमल्टेनियसली दोनों का डिटर्मिनेशन उतनी एक्यूरेसी के साथ पॉसिबल नहीं है। ये दोनों ही सिद्धांत माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ही सिग्निफिकेंट है या सार्थक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के साथ में वेव एसोसिएटेड है, इस कारण उसके वेव व्यवहार को, तरंग व्यवहार को बताने के लिए हमें एक इक्वेशन की जरूरत है, जिसे हम वेव इक्वेशन के द्वारा बता सकते हैं। और ये वेव इक्वेशन एरविन श्रोडिंगर के द्वारा दिया गया था। वेव
इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को बताने वाले जो वेव इक्वेशन है उसको हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। यहां पर ये सिंबल साई जो है इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड है, आयाम है, 3 डायमेंशनल स्पेस, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट में इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड है। आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू जैसा टर्म हमें बार बार उपयोग करना है, तो ये आइगन फंक्शन, आइगन फलन और आइगन वैल्यू या मान क्या होता है देखें। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को, ये एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे इसके हमको कई हल प्राप्त होंगे, मेनी सॉल्यूशंस। लेकिन सारे सॉल्यूशंस संतोषजनक या एक्सेप्टेबल नहीं है, केवल कुछ ही हल या सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल होते हैं जो कि एक निश्चित डेफिनिट एनर्जी, टोटल एनर्जी से एसोसिएटेड है। ऐसे सॉल्यूशंस जो एक निश्चित एनर्जी से रिलेटेड है उसको हम आइगन फंक्शन कहते हैं, और ये डेफिनिट एनर्जी का, टोटल एनर्जी का जो वैल्यू है इसको हम आइगन मान या आइगन वैल्यू कहते हैं। इस एनर्जी से रिलेटेड जो सॉल्यूशन होगा, जो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन होगा, उसको हम कहेंगे आइगन फंक्शन। आइगन शब्द एक जर्मन टर्म है जिसका मीनिंग है प्रॉपर या वेल बिहेव्ड, उचित या सद्व्यवहारी। प्रॉपर और वेल बिहेव्ड। अब कौन कौन से फंक्शंस वेल बिहेव्ड होते हैं या आइगन फंक्शन कहलाते हैं? आइगन फंक्शन होने के लिए या प्रॉपर फंक्शन के लिए कुछ कंडीशंस फॉलो करना जरूरी है। पहला है, ये एक मान होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, इसका वैल्यू निश्चित होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, और ये सतत परिवर्तनशील या कंटिन्यूअसली चेंजिंग क्वांटिटी होनी चाहिए। यदि ये कंडीशन फुलफिल होता है तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं आइगन फंक्शन, और जो टोटल एनर्जी का जो डेफिनिट वैल्यू है उसको हम आइगन मान या आइगन वैल्यू कहते हैं। अब देखते हैं साई और साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे कि हमने देखा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जो साई उपयोग किया गया है वो इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट में, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में। इसका एज सच कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। मैक्स बॉर्न के द्वारा का व्याख्या के अनुसार साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। 3 डायमेंशनल स्पेस में इस प्रोबेबिलिटी को हम साई स्क्वायर डी टॉ से लिख सकते हैं। यहाँ पे डी टॉ एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट है 3 डायमेंशनल स्पेस में। 3 डायमेंशनल स्पेस यदि हम लेंगे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, तो ये छोटा सा कोऑर्डिनेट वॉल्यूम एलिमेंट डी एक्स डी वाई डी जेड, ये डी टॉ है। साई स्क्वायर के स्थान पर, साई स्क्वायर के स्थान पर साई साई एस्ट्रिक डी टॉ का उपयोग किया जा सकता है। साई जो है हम रियल भी हो सकता है या इमेजिनरी हो सकता है, लेकिन साई स्क्वायर हमेशा रियल क्वांटिटी होनी चाहिए। यहाँ पर साई सिंपल सॉल्यूशन है। यदि साई को हम रिप्रेजेंट करेंगे a प्लस आई बी से, तो साई एस्ट्रिक उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है जो a माइनस आई बी है।
अगला टर्म जो हम कॉमनली यूज करेंगे और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है नॉर्मलाइज्ड एंड ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। प्रसामान्यीकृत एवं समकोण तरंग फलन क्या होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम कई बार उपयोग करेंगे। जैसे कि हमने देखा साई स्क्वायर डीटो या साई साई एस्ट्रिक डीटो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को बताता है। तो यदि हम पूरे स्पेस को इंटीग्रेट करते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक साई स्क्वायर डीटो, और इसको हम सर्कल के द्वारा भी बता सकते हैं साई एस्ट्रिक साई डीटो, दिस इज प्रोपोर्शनल टू प्रोबेबिलिटी, एंड ये यदि पूरे स्पेस में इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू इक्वल टू 1 होगा। ये जो कंडीशन है इसको हम कहते हैं नॉर्मलाइज्ड कंडीशन, प्रसामान्यीकृत या नॉर्मलाइज्ड कंडीशन। अब यदि हमारे पास दो तरंग फलन हैं, मान लीजिए साई आई और साई जे, इनका एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लें और इनके प्रोडक्ट को यदि हम इंटीग्रेट करते हैं और यदि हमको 0 मिलता है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ऑर्थोगोनल समकोण कंडीशन। अब आगे हम देखेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। अब हम पोस्टुलेट्स क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट को समराइज करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में कोई भी अवस्था या स्टेट को बताने के लिए मात्र एक फंक्शन की जरूरत है, वो है साई। सेकेंड पोस्टुलेट के अनुसार क्लासिकल मैकेनिक्स में जो भी मापने योग्य राशि है उन सभी के लिए क्वांटम मैकेनिक्स में एक ऑपरेटर उपलब्ध है। कोई भी क्वांटिटी जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, मोमेंटम, सभी के लिए क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर होता है। मुख्य रूप से 2 ऑपरेटर्स हैं, एक है पोजीशन ऑपरेटर और दूसरा है मोमेंटम ऑपरेटर। पोजीशन ऑपरेटर सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है सेम क्वांटिटी का, और मोमेंटम ऑपरेटर होता है h/2 पाई आयोटा डेल अपॉन डेल क्यू। यहां पर I इमेजिनरी क्वांटिटी, आयोटा √-1 है और Q कोऑर्डिनेट है x, y और z। तीसरे पोस्टुलेट के अनुसार यदि साई, ये साई जो है वो कैसी होनी चाहिए, सिंगल वैल्यूड, एक मान, सिंगल वैल्यूड, फाइनाइट, कंटिन्यूअस, और इंफिनिटी में जाके इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो यदि साई वेल बिहेव्ड फंक्शन है या आइगन फंक्शन है, सद्व्यवहारी फलन है, और जो भी क्वांटिटी हमको क्लासिकल मैकेनिक्स का मेजर करना है, जैसे मान लीजिए टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी के लिए ऑपरेटर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। तो यदि साई आइगन फंक्शन है, वेल बिहेव्ड फंक्शन है, और जो भी क्वांटिटी हमको मेजर करना है उसके लिए ए यदि उपयुक्त, सूटेबल, संकारक या ऑपरेटर है, तो जब इस फंक्शन में जब हम इस ऑपरेटर को ऑपरेट करेंगे, यदि हमको सेम फंक्शन मिलता है मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट, तो ये इक्वेशन कहलाता है आइगन वैल्यू इक्वेशन, आइगन मान समीकरण। यहाँ पे ये जो कांस्टेंट वैल्यू आएगा वो जो भी क्वांटिटी हमको मेजर करना है उसकी वैल्यू होगी, और इसको हम आइगन मान या आइगन वैल्यू कहते हैं, और ये फंक्शन कहलाएगा आइगन फंक्शन। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे टोटल एनर्जी के लिए ऑपरेटर है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। यदि मान लीजिए कोई अवस्था है, पहला अवस्था है, फर्स्ट स्टेट है, जिसके लिए वेव फंक्शन हमने लिखा है
psi1। इस पे यदि हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लगाएंगे तो हमको यदि सेम फंक्शन यहाँ पे मिलता है और एक कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होता है तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी एनर्जी का वैल्यू को बतलाता है। नेक्स्ट पोस्टुलेट, अलग अलग अवस्था के लिए अलग अलग वेव फंक्शन है, तो अलग अलग स्टेट के लिए जो ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी होगा उसका वैल्यू अलग अलग होगा। तो हमको पूरे सिस्टम के लिए एक एवरेज वैल्यू लेनी है। तो एवरेज वैल्यू के लिए फॉर्मूला है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और इस इक्वेशन से हम कोई भी एवरेज प्रॉपर्टी को निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हमको सिस्टम का एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करना है तो एनर्जी का वैल्यू निकल जाएगा। केवल आपको यहाँ पर जो ऑपरेटर है, यहाँ पे सुटेबल ऑपरेटर ए है, इस ऑपरेटर को हमको रिप्लेस करना होगा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से। तो हमको जो वैल्यू मिलेगा क्वांटिटी वो एनर्जी का वैल्यू होगा। अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसके बेसिक आइडियाज, क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस प्रकार एटॉमिक ऑर्बिटल से बनता है उसके क्राइटेरिया को देखेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पहले मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग को 1916 में जीएन लुईस के द्वारा फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड के आधार पर समझाया गया। कोवलेंट बॉन्ड हम सभी जानते हैं ये कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए और स्टेबल स्थायी कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए। लेकिन लुईस के द्वारा दिया गया कोवलेंट बॉन्ड कंसेप्ट ये केवल मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग का क्वालिटेटिव या गुणात्मक एक्सप्लेनेशन या व्याख्या करता है। इस सिद्धांत के द्वारा कई क्वेश्चन का आंसर प्राप्त नहीं होता, जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स बनते हैं कुछ क्यों नहीं बनते, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O बनता है, H2O2 बनता है, लेकिन H2O3 क्यों नहीं। मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में, मॉलिक्यूल का क्या स्ट्रक्चर होगा इसकी हमें कोई जानकारी नहीं मिलता है। मॉलिक्यूल में पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड, इनका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड का ऑर्डर क्या होगा और अलग अलग बॉन्ड की एनर्जी क्यों अलग अलग होता है, इन प्रश्नों का उत्तर हमें नहीं मिलता। साथ ही साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लुईस स्ट्रक्चर को यदि हम देखते हैं तो इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। इसी प्रकार रेजोनेंस अनुनाद के बारे में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होता। इन सभी कमियों के कारण इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें क्वांटिटेटिव तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स के उपयोग के द्वारा मिलता है और इसके दो मुख्य अवधारणा है, अप्रोच है। एक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और दूसरा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी
होन मोलिकन हकल द्वारा दिया गया था। वीबीटी सभी जानते हैं, लंदन, हिटलर, पॉलिंग एक्सेट्रा के द्वारा दिया गया था। मेन डिफरेंस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, दोनों ही क्वांटम मैकेनिकल कंसेप्ट पे आधारित है, दोनों में वेव फंक्शंस इन्वॉल्व है। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार कोई भी एटम का ऑटोमोस्ट शेल या वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है और वही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में। लेकिन इस कारण इसके इनर जो ऑर्बिटल्स है वो अपना पहचान नहीं खोता है, वो इंटैक्ट रहता है। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जब मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, सारे के सारे ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं और नए सिरे से ऑर्बिटल बनते हैं और उन ऑर्बिटल को आणविक कक्षक या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। डिफरेंस एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में यह है, एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक ही न्यूक्लियस के प्रभाव में रहता है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो दो या दो से अधिक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस या प्रभाव में होगा। इस कारण एटॉमिक ऑर्बिटल जो है एक केंद्रित होता है, मोनोसेंट्रिक होता है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पॉलीसेंट्रिक होता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार एटम अपना पहचान नहीं खोता है, बल्कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में सारे के सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसलिए यहाँ पर नए सिरे से या एटम अपना पहचान या आइडेंटिटी खो देता है। अब हम देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिक आइडियाज और उसके क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच। जैसे कि अभी हमने देखा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में केवल वैलेंस शेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और एटम अपना पहचान नहीं खोता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने देखा कि सारे के सारे एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं और नए सिरे से ऑर्बिटल्स बनते हैं, जिसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक से दो या दो से अधिक न्यूक्लियस के प्रभाव में रहते हैं, इन्फ्लुएंस में रहते हैं, इसलिए ये पॉलीसेंट्रिक कहलाता है। और जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन केवल एक ही न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होता है, इसलिए एटॉमिक ऑर्बिटल मोनोसेंट्रिक होते हैं। तो पहला पॉइंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं वो पॉलीसेंट्रिक होते हैं। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप से होते हैं। तो कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकते हैं, इसका डिटेल हम लोग देखेंगे क्राइटेरिया फॉर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। केवल यहाँ पर इतना ही बताऊंगी कि एनर्जी और सिमेट्री सेम होनी चाहिए, तभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो सकता है। अब देखते हैं कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। यदि मान लीजिए दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो उतने ही नंबर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेंगे। दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग होगा और दूसरा एंटी बॉन्डिंग होगा। अब देखते हैं एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनते हैं उनमें से एक की एनर्जी दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल जो कंबाइन हो रहे हैं उनकी एनर्जी से लोअर होगा और एक दूसरी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल से हायर होगा। ये हायर अपर हायर एनर्जी का है और लोअर जो है लोअर एनर्जी का होगा। लोअर एनर्जी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो अधिक स्थायी है और उसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, और जो हायर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी हाई होती है और उसको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसका साइज और शेप कैसा होगा ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहा है, ओवरलैप कर रहे हैं, उनके
आधार पर होगा। ये सिग्मा हो सकता है, सिग्मा स्टार हो सकता है, पाई, पाई स्टार प्रकार के हो सकते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाता है? यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल में जिस प्रकार से भरते हैं उसी प्रकार ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। यहाँ पे भी सारे रूल्स फॉलो होंगे, ऑफ्बा प्रिंसिपल, होल्स रूल और पाउलिस नियम। बॉन्ड ऑर्डर हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। इसके अलावा मेन हमको यहाँ पर देखना है, ये तो हुआ बेसिक आइडियाज। अब हम इसके क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच देखते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक एटॉमिक ऑर्बिटल को हम एक वेव फंक्शन से डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को भी हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वेव फंक्शन साई के द्वारा। लेकिन यहाँ पर जो साई बनेगा वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, परमाणु कक्षकों के रेखीय संयोजन के द्वारा होगा। तो देखते हैं कि LCAO संक्षिप्त में यहाँ पर जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं, ये दो प्रकार से कंबाइन कर सकते हैं। एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और दूसरा है डिस्ट्रक्टिव विनाशी इंटरफेरेंस के द्वारा। तो LCAO विधि के अनुसार जो वेव फंक्शन है वो दो प्रकार से कंबाइन कर सकता है। एक है संयोजी व्यतिकरण के द्वारा और दूसरा विनाशी व्यतिकरण के द्वारा, एक कंस्ट्रक्टिव और दूसरा डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में दोनों वेव फंक्शन सम अप होगा, एडिशन होगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दोनों वेव फंक्शन का सब्ट्रैक्शन होगा। तो यदि मान लीजिए दो वेव फंक्शन है हमारे पास में, साई ए एटॉमिक ऑर्बिटल, साई ए और साई बी, तो यहां पर दो प्रकार से कॉम्बिनेशन होगा, एक एडिटिव होगा और एक सब्ट्रैक्टिव होगा। एडिटिव से बॉन्ड, इससे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे और इससे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। साई और साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए वही होता है जो एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए होता है। एनर्जी का कैलकुलेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए, इसका डिटेल में बाद में देखेंगे हम। इसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके हम कर सकते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ऑपरेटर के टर्म में हैमिल्टनियन ऑपरेटर साई साई होता है। इसको रीअरेंज करके एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला हमने पोस्टुलेट में देखा था, इंटीग्रेशन साई हैमिल्टनियन साई डी टो डिवाइडेड बाय साई। यदि दोनों सेम है तो साई स्क्वायर लिख सकते हैं या साई। तो ये बेसिक आइडियाज हैं और इसके क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच है। अब हम देखते हैं क्राइटेरिया फॉर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फ्रॉम एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आणविक कक्षक बनने की क्या क्या दशाएं हैं या क्या क्या शर्तें हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। पहला है एनर्जी या ऊर्जा। केवल वही एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकते हैं जिनका एनर्जी समान होगा या इक्विवेलेंट एनर्जी के ही एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकते हैं। यदि हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल देखते हैं, ए टाइप के मॉलिक्यूल, तो इसमें जरूरी है कि दोनों ही एटॉमिक ऑर्बिटल सेम टाइप के हो। उदाहरण के लिए जैसे 1s होगा तो 1s के साथ ही ये ओवरलैप करेगा। लेकिन यदि हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, उसमें यदि दो डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल हैं तो भी ये ओवरलैप कर सकते हैं। केवल कंडीशन ये है कि इनकी एनर्जी जो है वो समान होनी चाहिए।
सेकेंड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है एक्सटेंड ऑफ ओवरलैप। अतिव्यापन कितना होगा इस पर भी निर्भर करेगा। अतिव्यापन या ओवरलैपिंग पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए, तभी एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन सकते हैं। उदाहरण के लिए इसमें सेम एनर्जी वाले में हम लोग देख सकते हैं वनस और वनस। इसमें मान लीजिए जैसे s ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल है, इसके वेव फंक्शन के साइन को यदि देखें, ये स्पेरिकल सिमेट्रिकल है, इसका सेम सिमेट्री होगा। ये एक प्लस लूप है, ये माइनस लूप है, और यहां पर ओवरलैपिंग जो है वो पॉजिटिव होगा। लेकिन यदि हम एक px देखें और एक py या pz देखें तो इसमें ओवरलैपिंग उतना ज्यादा नहीं होगा और उस कंडीशन में ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बना सकते। तो जैसे SS है, S और इसको PZ ले सकते हैं या PX ले सकते हैं, इनके बीच में यदि ओवरलैपिंग होगा तो पर्याप्त मात्रा में ओवरलैपिंग होगा और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सममिति या सिमेट्री विथ रेस्पेक्ट टू मॉलिक्यूलर एक्सिस। आणविक अक्ष के सापेक्ष इसकी सममिति क्या होनी चाहिए। सिमेट्री जो है विथ रेस्पेक्ट टू मॉलिक्यूलर एक्सिस ये भी सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यदि मान लीजिए ये s ऑर्बिटल है और ये pz ऑर्बिटल है, इसका लूप वेव फंक्शन का साइन है, और यदि हम py ऑर्बिटल ले लें, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये केवल ये चार्जेस नहीं है, ये केवल वेव फंक्शन के साइन है। यहाँ पर पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, लेकिन यहाँ पर ये मॉलिक्यूलर एक्सिस है। मॉलिक्यूलर एक्सिस के रेस्पेक्ट में आप देखेंगे इधर प्लस है तो इधर प्लस है, इधर प्लस प्लस, इधर माइनस है तो ये माइनस। यहाँ पर एक प्लस है और एक माइनस है, तो यहाँ का ओवरलैपिंग और यहाँ का ओवरलैपिंग एक दूसरे को कैंसिल कर लेता है, क्योंकि प्लस इंटू प्लस ये प्लस है और ये प्लस इंटू माइनस ये माइनस है। तो इस प्रकार से एटॉमिक ऑर्बिटल की केवल एनर्जी समान होने से पर्याप्त नहीं है, उसमें सफिशिएंट एक्सटेंड में ओवरलैपिंग होना चाहिए, और जितना एक्सटेंड होगा ओवरलैपिंग का उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, उतना ज्यादा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी का लोअरिंग होगा और अधिक स्थायी होगा। और सिमेट्री मॉलिक्यूलर एक्सिस के रेस्पेक्ट में सेम होनी चाहिए।